हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कौटिल्य। लास्ट सेशन में कौटिल्य के व्यू किए जिसमें हमने किंगशिप की एंड आज हम इस सेशन में कौटिल्य के व्यू में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। कैसे एक स्टेट को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रन करना चाहिए, कैसे टैक्सेशन पॉलिसी होनी चाहिए एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट, स्टेट की मेन फंक्शंस क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले करते हैं सोशल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। जब हमने लास्ट सेशन में किंगशिप की थी जिसमें किंग की ड्यूटीज की थी, उसमें कुछ फंक्शंस थे, वो भी किसके साथ रिलेटेड थे? सोसाइटी के साथ रिलेटेड थे। वैसे ही एक गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं जिसमें सोसाइटी सबसे सुप्रीम होती है। सोशल वेलफेयर के लिए ही एक राजा को काम करना चाहिए और उसके स्टेट के फंक्शन भी स्टेट के वेलफेयर के लिए ही होने चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले क्या किया गया है? वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? पीपल, वहां के लोग। तो अपनी स्टेट में रहने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वेलफेयर के लिए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। जो इन्फेंट हैं, वुमन है, इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सरकार को इतने काम करने चाहिए जिससे सोशल हार्मनी है वो क्रिएट हो सके एंड सोशल सिक्योरिटी मिल सके। ऐसे स्टेट के प्राइमरी फंक्शन माने जाते हैं। एंड प्रमोट एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब तक हमारे पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं होगा हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे? एंड उस टाइम पर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन था, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना ये भी गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है। इसके लिए सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स होने चाहिए, प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम भी होना चाहिए एंड इरिगेशन वर्क करना चाहिए, डैम्स हैं वो बनाने चाहिए जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। अगर एक स्टेट में प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इस स्टेट को ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होती है उसमें स्टेट को टैक्स मिलता है। इस स्टेट की टेरिटरी है वो भी फुलफिल होती है और वहां के लोग हैं वो भी प्रोस्पर होते हैं। देन एक्टिव असिस्टेंस टू ट्रेड, कमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं कर रहे, वो ट्रेड, कमर्स, इंडस्ट्री की भी बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, वहां पर स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप था। अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, उस टाइम हैंडीक्राफ्ट है वो वर्क भी चलता था, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेडर जाते थे। इसीलिए कौटिल्य है वो कहते हैं ट्रेड, कमर्स, इंडस्ट्री है इसको भी डेवलप करना एक स्टेट की ही ड्यूटी बनती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मीनिंग क्या हो गया? वन सिस्टम। तो जो एशियन थिंकर है वो सभी के सभी वर्ना सिस्टम को प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं हर एक को अपने वर्ण के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। अगर ये मिक्स हो गया तो हर एक की ड्यूटीज हैं उनमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसीलिए सोशल ऑर्डर वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके लिए उन्होंने सुपरिटेंडेंट की ड्यूटीज बताई है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्रेड्स है, वीट्स है, मेजर है, हर एक में सुपरिटेंडेंट की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना, स्टोर हाउसेस बनाना, ये भी सोसाइटी के लिए ही काम है जो एक स्टेट को करने चाहिए। एंड नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑन लिक्विड, स्लॉटर हाउसेस, प्रोस्टिट्यूट्स हाउस, इन सब पर भी एक तरह से लिमिटेशन इंपोज करनी चाहिए, क्योंकि इनसे डिसहार्मनी क्रिएट होती है, तो इसको लिमिटेड किया जाना चाहिए। तो इस तरह एक स्टेट के सोशल फंक्शंस है, अगर कोई स्टेट इन फंक्शंस को प्रमोट करती है, ये फंक्शन अच्छे से पे करती है, तो उसकी स्टेट के लोग हैं डेफिनेटली प्रोस्पर हो जाते हैं। एंड इसके बाद करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या हो गया? जो वहां की सोसाइटी है, जो इसकी पॉलिटिकल डिवीजन है वो कैसे डिवाइड की गई है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे वर्क करता है, इसके लिए वो कहते हैं किंगडम हैज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। तो किंगडम को प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता है। मान लो जे हमारी पूरी स्टेट है, जिस स्टेट को हम क्या करते हैं लॉट्स ऑफ नंबर में प्रोविंसेस में डिवाइड कर देते हैं। तो लेट्स सपोज ये हो गया प्रोविंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद क्या करते हैं, अब प्रोविंसेस में भी पार्टीशन किए जाते हैं।
तो इसको किसमें किया जाता है? सर्कल्स में। सर्कल का मीनिंग क्या हो गया? जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे आज के टाइम में सर्कल बने हुए हैं, जो कौन सी डिवीजन में आते हैं, वैसे सर्कल सिस्टम का है। मीन्स 800, सर्कल ऑफ 800। 800 का मीनिंग क्या हो गया? जो विलेजेस है ना, 800 विलेजेस, तो उसकी बात की है। उसके अंडर क्या किया है? 400 विलेजेस, देन 200 विलेजेस, 100 एंड द विलेजेस। तो मीनिंग एक जो विलेज है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बन गया, और इसके ऊपर 100 विलेजेस हैं, फिर 200 विलेजेस हैं, देन 400 विलेजेस हैं, देन 800 विलेजेस हैं। ऐसे वर्क को डिवाइड किया जाता है। जैसे आज भी क्या है, पहले विलेजेस आता है, विलेजेस के बाद तहसील आती है, तहसील के बाद सिटी आती है, डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसी तरह उन्होंने डिवीजन की है कि कितनी कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू विलेजेस। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना बहुत इजी हो जाता है। और इसमें जो विलेजेस हैं वो क्या है? बेसिक एंड इंपॉर्टेंट यूनिट है ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो बात कर रहे हैं। पॉलिटिकली एक विलेज एक यूनिट बन जाता है। तो एक विलेज के लिए वो कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन ऑफ 100 फैमिलीज। एटलीस्ट एक विलेज में 100 फैमिलीज होने चाहिए। तो जो विलेजेस हैं इनके प्रॉपर बाउंड्रीज होनी चाहिए, जिससे एक विलेज की दूसरे विलेज के रिसोर्सेस हैं वो आपस में मिंगल ना हो, मिक्स ना हो। जिससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आपस में डिस्प्यूट है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड जो अमात्य है वो चीफ मिनिस्टर है। विलेजेस में टैक्सेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, विलेजेस के यूनिट है वो कैसे होने चाहिए, इनके वेलफेयर के लिए क्या काम करना है। तो जो डिवीजन की गई है इनका सबका हेड बताया गया है। एंड में जो सबसे सुप्रीम हेड है वो कौन है? अमात्य, जो किंग की काउंसिल में सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है। इसीलिए उसने कहा है अमात्य ही सब डिसीजन लेते हैं विलेजेस के रिगार्डिंग। तो ये क्या करते हैं? अपनी रिपोर्ट है अपवर्ड फ्लो करते हैं। इस तरह उस टाइम में भी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस टेक्निक को यूज किया जाता था। एंड जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्यूरोक्रेसी के बिना वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जैसे आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में भी ब्यूरोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके लिए वो कहते हैं नीड अ इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा नेटवर्क एक राजा को, एक स्टेट को चाहिए, ताकि जो स्टेट है, स्टेट के फंक्शंस हैं अच्छे से मैनेज हो सके। क्योंकि एक किंग है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सभी काम नहीं कर सकती है। विलेजेस में आम लोगों तक अप्रोच करनी है, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए वो कहते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स है वो ऑनेस्ट भी होने चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं स्पाई सिस्टम, जासूस होने चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर भी जासूस होने चाहिए, इनकी भी स्पाई करानी चाहिए, ताकि जो करप्ट ऑफिसर्स है इनको कैच किया जा सके और उसके बाद उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर इसको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, अगर जो करप्शन इंक्रीज करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज होगा। तो पूरी स्टेट में लोग करप्ट हो जाएंगे, वो ब्राइब देना भी प्रेफर करने स्टार्ट करेंगे और लोग हैं वो ब्राइब लेना भी प्रेफर करेंगे। इसीलिए करप्शन को रोकना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए स्पाई सिस्टम है, जैसे हम अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग कहते हैं। तो टोटल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में 30 डिविजन है, जैसे हम 30 डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो जो एक डिवीजन है ईच इज हेडेड बाय द सुपरिटेंडेंट। तो जैसे सुपरिटेंडेंट जो सुप्रीम हेड होता है हर एक डिपार्टमेंट का, इस तरह ब्यूरोक्रेसी है इसमें भी हायरार्की होती है। तो पहले स्मॉलेस्ट, फिर उसके ऊपर ऑफिसर, फिर उसके ऊपर ऑफिसर, इस तरह वर्क को डिवीजन की गई है। और कहा गया है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको फिक्स्ड सैलरी देनी चाहिए और टाइम पर देनी चाहिए। इनकी अट्रैक्टिव सैलरी होनी चाहिए। जो इनको अपॉइंट करना है, अपॉइंट करने के लिए इनकी क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज को ही दिखना चाहिए और इनको सब्सिडाइज्ड हाउस है वो प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग कौटिल्य ने डिफाइन किया है।
अब इसके बाद करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मिलिट्री नहीं होगी, मिलिट्री के बिना एक स्टेट वर्क कैसे करेगी, इंटरनली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करेगी, एक्सटर्नली अगर कोई कंट्री वॉर करती है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके लिए कहा गया है किंग शुड बी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स। जो आर्म्ड फोर्स है इसका कमांडर कौन होगा, वो किंग होगा। जैसे हम आज के टाइम में हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं आर्म्ड फोर्स के। उसी तरह कौटिल्य ने कहा है जो सुप्रीम हेड है, जो किंग सोवरेन है, यही आर्म्ड फोर्स का कमांडर इन चीफ होता है। और जो राजा है, राजा की ड्यूटी बनती है ही इंस्पेक्ट्स द चैरियट्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड इन्फेंट्री। इन सबको वो टाइम पर इंस्पेक्ट करे। तो उस टाइम आर्म फोर्स में रथ से ही तो मेनली क्या किया जाता था, वॉर की जाती थी। उसके एलिफेंट हैं, हॉर्सेस है, इन्फेंट्री है, इन चीजों को ही यूज किया जाता था। इसीलिए जरूरत है राजा इनको इंस्पेक्ट करे। और जो आर्मी है, आर्मी कैसी होनी चाहिए, वो कंटेंडेड एंड वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आर्मी है, आर्मी में विद्रोह की फीलिंग होगी, अगर वो रिवोल्ट कर देगी तो ये राज्य के खिलाफ होगा। इससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी फेल हो सकती है। इसीलिए आर्मी को कंटेंटेड, सेटिस्फाइड और राजा के वफादार रखना चाहिए। उसको बहुत अच्छे से वेल इक्विप्ड, अच्छे से अच्छी मशीनरी, अच्छे से अच्छे आर्मामेंट्स मिलने चाहिए। और इसके लिए कौटिल्य ने आर्मी भी डिफाइन की है कि कितनी टाइप्स की आर्मी हो सकती है, जिसमें कौटिल्य सबसे ज्यादा हेरिडेटरी, जिसको क्लैन आर्मी कहते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय कम्युनिटी में वो कहते हैं आर्मी को रखना चाहिए। और उनमें से भी जो हेरिडेटरी है, जैसे जिसके फादर हैं, ग्रैंडफादर है, वो आर्मी में थे, आगे उसके बच्चे हैं, उनको आर्मी में रखना चाहिए। और वो आर्मी राजा की सबसे ज्यादा फेथफुल होती है। एंड इसके अलावा अगर जरूरत पड़े डिफरेंट टाइप्स की आर्मी है वो भी रखी जा सकती है। जैसे हायर्ड फोर्सेस हैं, फ्रेंड्स आर्मी है, सोल्जर्स ऑफ वाइल्ड ट्राइब्स हैं, कॉर्पोरेट आर्मी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, इनको भी यूज किया जा सकता है। इस तरह उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की आर्मी को डिफाइन किया है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो ही लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्ट करती है। अगर राजा ने किसी को पनिश करना है, उसने दंड नीति को अडॉप्ट करना है, इसके लिए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कौटिल्य जी ही कहते हैं राजा को मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ही रखना चाहिए। देन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन जिसको ट्रेजरी पॉलिसी, जिसको हम कह सकते हैं एक देश का खजाना भरता है, वो टैक्सेशन पॉलिसी। अगर हम अपनी ट्रेजरी की बात करते हैं तो ट्रेजरी में जो पैसा आता है मेनली टैक्स से ही आता है, जिससे हम कोष कहते हैं, जिसको माउथ से कंपेयर किया गया है। तो वो कहते हैं स्टेट ही बिगेस्ट लैंड ओनर होती है, बिजनेस ओनर होती है। जो स्टेट में जो कुछ भी मैटर्स हैं, जो भी मेटल्स हैं, इवन के हर एक प्रोडक्ट पर किसका राइट होता है, स्टेट का ही राइट होता है। तो स्टेट ऑन शिप्स एंड बोट्स, जिससे आप ट्रेड कर पाते हो, स्टेट ही कंडक्ट करती है माइनिंग ऑपरेशंस। इसीलिए स्टेट क्या करती है, स्टेट का राइट बन जाता है। टुक द होल ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी फॉरेस्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उस प्रोडक्ट को ऑक्युपाई करने का राइट किसके पास है, स्टेट के पास है। एंड क्लेम द शेयर इन द इनकम ऑफ एवरीवन एल्स, जितने भी पर्सन्स हैं जो स्टेट में इनकम अर्न करते हैं, हर एक इनकम में वो शेयर क्लेम कर सकती है। इससे ही स्टेट है, स्टेट वेलफेयर फंक्शन करती है। स्टेट आपका वेलफेयर कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। तो स्टेट इन सब के लिए कैसे इनकम अर्न करेगी, वो कहां से अपना खजाना भरेगी, इसके लिए स्टेट के पर्सन्स हैं, पीपल काम करते हैं और स्टेट को शेयर देते हैं, जिससे स्टेट आपके लिए ही काम करती है। तो कौटिल्य ने डिफरेंट टाइप के टैक्स हैं वो बताया है। जैसे लैंड टैक्स, तो जितनी भी ग्रोस यील्ड होती है इसके ऊपर टैक्सेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने मैक्सिमम 1/4 ऑफ फर्टाइल लैंड, अगर फर्टाइल लैंड है 1/4 लगाया जा सकते हैं, कहीं कहीं 1/6 भी बताया है कि बैरन लैंड है 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन है, उसको ही क्या करना चाहिए, हमको एज अ लैंड टैक्स लगाना चाहिए।
तो हैवी एक्साइज ड्यूटी ऑन ड्रिंक्स, डाइस एंड प्रोस्टिट्यूशन, इन सब के लिए जो इवल एक्टिविटीज हैं इन पर बहुत ज्यादा हैवी एक्साइज ड्यूटी लगानी चाहिए। ट्रेड एंड कमर्स है, इन पर भी टैक्स लगाना चाहिए। जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री सेक्टर में भी लगाना चाहिए, वहां पर 1/10 कहा गया है। टोल टैक्स लगाना चाहिए। एंट्री टैक्स, अगर कोई राजमहल में एंटर हो रहा है एंट्री टैक्स हो सकता है, टोल टैक्स हो सकता है। जैसे आज के टाइम में हम पासपोर्ट कहते हैं, वैसे ही एक स्टेट की बाउंड्री से कोई दूसरी स्टेट में जाता है या फिर आता है, वहां पर भी टैक्स इम्पोज किया जाना चाहिए। एंड इसके अलावा वो कहते हैं हमारी कंट्री में एक स्टेट की ड्यूटी बनती है कि जो नेशनल रजिस्टर है उसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है एक तरह से वो स्पाइस सिस्टम में आता है। हमको पता चलता है हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है एंड इसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसी हिसाब से लोगों की वेलफेयर पॉलिसीज होंगी, उन पर टैक्स है वो इम्पोज किया जाएगा। अगर कोई टैक्स इवेड करता है, टैक्स इवेजन के लिए स्ट्रिक्टली सीवियरली पनिशमेंट देनी चाहिए, जिससे आगे से कोई भी टैक्स इवेजन ना करे। अगर टैक्स चोरी होने लगेगी तो करप्शन इंक्रीज हो जाएगी। एंड इसके लिए वो कहते हैं जो टैक्स कलेक्टर हैं इनके ऊपर भी स्पाइस सिस्टम है वो बैठाना चाहिए कि टैक्स अच्छे से कलेक्ट कर रहे हैं या फिर खुद ही ब्राइब लेकर लोगों को छोड़ रहे हैं। तो इस तरह कौटिल्य ने अच्छी से टैक्सेशन पॉलिसी को डिफाइन किया है। एंड इसमें नेक्स्ट आता है स्पाइस सिस्टम, जिसको एस्पिनेस कहते हैं। स्पाइस सिस्टम का मीनिंग क्या है? राजा की इसको आईज एंड ईयर्स कहा गया है, क्योंकि अगर स्पाइस सिस्टम नहीं होगा, अगर राजा के पास इंटेलिजेंसी ब्यूरो नहीं होगी, अगर उसके पास जासूस नहीं होंगे, तो हो सकता है उसके मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको चीट कर सके। इसीलिए वो कहते हैं जो स्पाइस सिस्टम है इसको यूज करना चाहिए। गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज, अपने फॉरेन में भी हम अपने राजदूत भेजते हैं, एम्बेसडर अलग होते हैं, लेकिन इनके लिए स्पाई भी भेजने चाहिए। वो कैसे काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके ऊपर स्पाई सिस्टम होना चाहिए। जो हमारे मिनिस्टर हैं इनके ऊपर भी स्पाई सिस्टम है वो होना चाहिए, जो राजा को रात को हर एक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा सके। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वुमन स्पाइस को। कहते अगर वुमन स्पाई होंगे, अगर वो जासूस होंगे तो इसके बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। वैसे कौटिल्य हैं 9 टाइप्स की स्पाइस हैं, उनकी बात करते हैं। अगर हम पूरे किंगडम में क्या कुछ चल रहा है इसके रिगार्डिंग पता करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे किंगडम की एक्टिविटीज हैं वैसे ही स्पाई भी होने चाहिए। जैसे हाउस होल्डर भी होने चाहिए, मर्चेंट्स भी होने चाहिए, एसेस्टिक भी होने चाहिए, क्लासमेट्स होने चाहिए, प्रिजनर्स होने चाहिए। उन्होंने प्रिजनर की भी बात कर दी। अगर आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, आपके जेल में प्रिजनर हैं, वो भी स्पाई का काम करते हैं। फायर ब्रांड, अगर कोई खतरों के खिलाड़ी होते हैं जिससे लोग डरते भी हैं, जिससे एंटरटेनमेंट भी होता है, वो दूसरे देशों में जाते हैं, अपना खेल दिखाते हैं और स्पाई भी करते हैं। और मेंडिकेंट वुमन, इसका मीनिंग है जो पागल वुमन की तरह एक्टिंग करती है। ऐसी लेडीज हैं जिस स्पाई का बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। तो इन सबको स्पाई सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। अगर राजा का स्पाई सिस्टम अच्छा होगा तो उसको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे वो अच्छे से डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किए हैं, नेक्स्ट सेशन में जुडिशियल सिस्टम करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।